आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग, परामर्शन एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं। ये क्लास गाइडेंस एंड काउंसलिंग से रिलेटेड है। गाइडेंस काउंसलिंग जो पेपर है, तो जिस भी स्टूडेंट के सिलेबस में निर्देशन एवं परामर्शन या गाइडेंस काउंसलिंग का पेपर है अगर, तो उनके लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। गाइडेंस काउंसलिंग से रिलेटेड पहले भी वीडियो आ चुके हैं, जिसमें जो लास्ट वीडियो था वो अप्रोचेस के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बिहेवियरल अप्रोच और इसके साथ साथ साइकोलिटिक अप्रोच को पढ़ लिया था। उसी के आगे आज हम कॉग्निटिव अप्रोच की बात करेंगे। अब तक अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो इसका लिंक आपने देखा होगा, आगे वीडियो में बताया गया है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो बात करें कि संज्ञानात्मक उपागम जो था उसकी शुरुआत का कारण क्या रहा, तो इसकी शुरुआत का कारण ये रहा कि जो मनोविश्लेषणात्मक उपागम था, मनोविश्लेषणात्मक उपागम की जो प्रणाली थी, जो चिकित्सा प्रणाली थी, उसको लेकर उसके ही समर्थकों में मतभेद उत्पन्न हो गया और उसी मतभेद के कारण एक नई उपचार प्रणाली को विकसित करने की कोशिश जारी हो गई। मतलब हुआ क्या कि कुछ इसके सदस्य ही आपस में उसके उपचार पद्धति को लेकर डाउट करने लगे और जिसकी वजह से वो उससे अलग होकर एक नई प्रणाली की खोज करने लगे, एक नई चिकित्सा प्रणाली को खोजना स्टार्ट किया। इसमें एरोन बैक ने क्या किया? एरोन बैक ने मनोविश्लेषणात्मक उपागम से असंतुष्ट होकर कौन सा उपागम दिया? संज्ञानात्मक उपागम को विकसित किया। अब आप सभी संज्ञान के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, अब तक आप पढ़ते हुए आए हैं कि संज्ञान क्या होता है, कॉग्निशन क्या होता है। तो जो भी हमारी थिंकिंग होती है, हमारा सोचना हो गया, विचार करना हो गया, या आप हमारा जो बुद्धि है, मेमोरी, स्मृति है, सीखना है, ये सभी किसके अंदर आते हैं? ये सभी संज्ञान के अंदर आते हैं। तो इन्होंने संज्ञानात्मक उपागम दिया और ये भी बताया कि कोई भी जो प्रॉब्लम आती है वो पर्सन के संज्ञान में ही आती है, पर्सन के विचारों में, उसके चिंतन में आती है। इससे पहले अब तक क्या बताया जाता था? बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि व्यक्ति गलत व्यवहार दूसरों से देखकर सीख जाता है, या जो उसके अंदर समस्या उत्पन्न होती है, कई बार वो समस्या दूसरों से देखकर सीख जाता है। अचेतन में क्या बताया गया? मतलब मनोविश्लेषणात्मक में उन्होंने सब कुछ अचेतन को बता दिया, फ्रायड ने, कि जो भी चीज़ें, अगर कुछ निगेटिव हो रहा है या कुछ पॉजिटिव हो रहा है, खासकर जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं व्यक्ति के साथ, वो सब अचेतन मन के वजह से होती हैं, अचेतन के कारण होती हैं। तो उन दोनों चीज़ों से हटकर यहाँ पर एरोन बैक ने बताया कि जो भी पर्सन के साथ नकारात्मक चीज़ें होती हैं वो सब उसके चिंतन के कारण होती हैं, उसके संज्ञान के कारण होती हैं। जब उसके जो चिंतन प्रणाली है, जब उसकी जो सोचने समझने की जो क्षमता है वो जब विकृत हो जाती है, उसमें जब डेविएंस आ जाता है, विचलन आ जाता है, तब वहाँ से उसके अंदर समस्याएं उत्पन्न होती हैं और वो समस्याएं एडजस्टमेंट प्रॉब्लम से लेकर फिर उसको आगे चलकर डिसऑर्डर तक पहुंचा देती हैं। तो इन चीज़ों को लेकर इन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम था कॉग्निटिव थेरेपी एंड द इमोशनल डिसऑर्डर्स।
इनकी जो बेटी थी J.S. बेकन, ये भी इनकी सहयोगी बनी आगे चलकर, और इन्होंने कॉग्निटिव अप्रोच को अमेरिका में काफ़ी मजबूत किया। और इन्होंने भी एक बुक लिखी जिसका नाम था कॉग्निटिव थेरेपी बेसिक्स एंड बियॉन्ड। नेक्स्ट इन्होंने बेक ने क्या बताया, बेक ने अनुभूतियों और व्यवहार को प्रभावित करने वाले 3 तरह के संज्ञान का वर्णन किया, मतलब 3 तरह के चिंतन या थिंकिंग प्रोसेस का वर्णन किया। अब वो 3 तरह के चिंतन या संज्ञान कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। तो पहला इन्होंने बताया सूचना संसाधन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इन्होंने क्या बताया इसमें कि व्यक्ति को निरंतर बाहरी परिवेश और आंतरिक संरचना से सूचनाएं प्राप्त होती हैं और जिसको आधार बनाकर हमारा मस्तिष्क उसे संज्ञानात्मक अर्थपूर्णता के रूप में प्रस्तुत करता है। मतलब आप देखिए, हमें लगातार लोगों से इन्फॉर्मेशन मिलती है, बाहर इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हो रही हैं उससे इन्फॉर्मेशन मिलती है, और कई बार हमारे मन में भी बहुत सारी चीज़ें चला करती हैं, और उन्हीं चीज़ों को बाहर की चीज़ें और अंदर की चीज़ें, जैसे बाहर कोई कैसा बिहेवियर कर रहा है और अंदर हम उसके बारे में क्या विश्वास लेके पहले से बैठे हुए हैं, इन दोनों के आधार पर ही हम किसी पर्सन के प्रति या किसी समाज के प्रति हम अपना व्यवहार करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया कि व्यक्ति क्या करता है, निरंतर बाहरी परिवेश और आंतरिक संरचना से जो सूचनाएं मिलती हैं उसको ही आधार बनाकर हमारा मस्तिष्क एक संज्ञानात्मक अर्थपूर्णता के रूप में प्रस्तुत करता है। समझ में आ गया? आगे देखें ऑटोमेटिक थॉट्स। ऑटोमेटिक थॉट्स से आप सभी परिचित होंगे। आप देखिए, कई बार हमारे मन में अपने आप ही कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं, हमें पता भी नहीं रहता है, और कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं। जैसे आप देखिए, कई बार अचानक से हमारे माइंड में कोई सॉन्ग आ जाता है और वो सॉन्ग हम गुनगुनाने लगते हैं, और बाद में थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है अरे ये सॉन्ग हम कब गाने लगे थे। तो वो कैसे आ गया? वो ऑटोमेटिक आपके अंदर उसका स्फूर्त हुआ। स्फूर्त मतलब एक तरीके से जनरेट हो गया, अचानक से ही स्वतः वो चीज़ आ गई। और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? इसकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं अगर हम इसको फ्राइड से कोरिलेट करें तो इसकी उत्पत्ति अनकॉन्शियस से होती है, या आंतरिक संवाद से। आंतरिक संवाद का मतलब जैसे हम आपस में अपने आप में ही कुछ बात करते रहते हैं। जैसे कई बार बात करते हैं मुझे ये काम करना चाहिए, फिर मन में एक आता है कि नहीं मुझे नहीं करना चाहिए, फिर मन में आता है कि नहीं करना चाहिए। तो ये ऑटोमेटिक अपने आप से ही बात कर रहे हैं, और उसी में कोई एक विचार हम पकड़ लेते हैं, और फिर बाद में पता चलता है कि अरे हम यहाँ पे कैसे आ गए, इस विचार तक कैसे पहुँच गए। और ये सारी चीज़ें जब आप ध्यान देते हैं तब आपको पता चलती हैं, यानी आपके चेतन बोध से परे होती हैं, आपके कॉन्शियस माइंड से ये सब संबंधित नहीं होती हैं, ये सब आपके अनकॉन्शियस में चला करती हैं। और जब बहुत ज़्यादा आप इस पे ध्यान देते हैं तब आपको इसके बारे में पता चलता है। तीसरी चीज़ देखें जो प्रभावित करती है वो है आपका स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? एक काल्पनिक संज्ञानात्मक संरचना होती है। ये एक काल्पनिक संरचना है जो हम पहले से ही बना लेते हैं, मतलब हमारे वर्तमान प्रसंग में या प्रेजेंट टाइम में जो हमारे साथ हो रहा है ये उस पे भी आधारित होती हैं। इसको देखें, स्कीमा एक ऐसी काल्पनिक संज्ञानात्मक संरचनाएं होती हैं जो वर्तमान प्रसंग में आवश्यक सूचनाओं पर ध्यान केंद्रित करने और अनावश्यक सूचनाओं की उपेक्षा करने में हमारी सहायता करती हैं। मतलब ये हमारा ध्यान उस तरफ ले जाती हैं जहाँ ध्यान देने की अभी आवश्यकता होती है। और ये एक अंतर्निहित विश्वास होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये एक अंतर्निहित विश्वास है। मतलब ये आपके जो अनुभव रहे हैं, जो आपने एक्सपीरियंस किया है अब तक की लाइफ में, उसके आधार पर स्कीमास बनते हैं। इसलिए कई बार स्कीमास गलत भी साबित हो जाते हैं, जो स्कीमा है वो गलत भी साबित हो जाते हैं, क्योंकि अनुभव जो आपने किया वो हमेशा वैसा ही तो होगा नहीं। आप मान लो आप किसी पर्सन के बारे में हमेशा एक अच्छी राय रखते हैं, हो सकता है कल को वो कुछ ऐसा कर जाए कि आपका जो अनुभव था अब तक का वो टूट जाए। अब हम देखते हैं कि संज्ञानात्मक उपागम में
जो किसी पर्सन के साथ समस्या उत्पन्न होती है उसकी व्याख्या किस रूप में किया गया है। यानी संज्ञानात्मक उपागम में समस्या की उत्पत्ति की व्याख्या, एक व्यक्ति के अंदर समस्या उत्पन्न होती है तो वो कैसे उत्पन्न होती है उसके बारे में संज्ञानात्मक उपागम क्या कहता है। इनका मानना है वेग के संज्ञानात्मक उपागम की अवधारणा यह है कि व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक या सांवेगिक समस्याओं का जो कारण है वो परिस्थितियां और अनुभव नहीं है। मतलब जैसा भी हम लोग बात कर रहे थे, उसका कारण आसपास की सिचुएशन या एक्सपीरियंस नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, उसका विकृत चिंतन होता है। जब उसके चिंतन में प्रॉब्लम आ जाती है, जब उसकी सोच डिस्टर्ब हो जाती है, तब वहीं से प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। और इन चिंतनों को इन्होंने 3 रूपों में बताया है। एक, मनमाना निष्कर्ष, अर्थात ऐसा संज्ञानात्मक निष्कर्ष जिसका कोई आधार या समर्थन करने वाला साक्ष्य न हो। आप देखिए कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने आप ही एक आधार बना लेते हैं कि नहीं, अगर ऐसा हो गया तो, अगर पृथ्वी खत्म हो गई तो क्या होगा, अगर अभी भूकंप आ जाए सब लोग मर जाए तो क्या होगा। उस चीज़ का कोई सेंस नहीं है, लेकिन वो अपने आप ही एक निष्कर्ष पर पहुंच गए। तो ऐसी चिंतन अगर आ रही है किसी आदमी के मन में और वो धीरे धीरे अगर इसको कंट्रोल नहीं कर रहा है और ये बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, तो आगे चलकर फिर उसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। उसके साथ साथ द्विभाजी चिंतन, डाइकोटोमस थिंकिंग, ये क्या है? तो ये भी चिंतन की एक ऐसी शैली है जिसमें व्यक्ति सदैव द्विध्रुवीय मूल्यांकन में से किसी एक छोर पर पाया जाता है। मतलब वो या तो एकदम एक्सट्रीमिस्ट पॉजिटिव होगा किसी चीज़ को लेकर, या तो एकदम निगेटिव होगा। अगर किसी को वो मानेगा तो बहुत ही ज़्यादा मानेगा, अगर नहीं माना तो एकदम नहीं मानेगा। बीच वाली कंडीशन नहीं रहती है। और ये जो कंडीशन है कि एकदम किसी को मानना एकदम ना मानना, ये सही नहीं होती है, क्योंकि सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, कुछ ना कुछ अच्छाइयां होती हैं। अगर आप आज किसी पर्सन को बहुत ही ज़्यादा मान रहे हैं, हो सकता है कल उसके अंदर कुछ ऐसी कमी आ जाए कि फिर आपको अच्छा न लगे, तो फिर आप उसको बहुत ही बेकार मानने लगेंगे। इससे बेहतर है हमें हमेशा मध्यम मार्ग का चुनाव करना चाहिए, जैसा कि महात्मा बुद्ध ने बताया कि हमें मध्यम मार्ग का चुनाव करना चाहिए। तीसरा क्या है? मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन, अधिकरण और अल्पीकरण। अब जो भी समस्या आई है, कई बार पर्सन उसको बहुत ही ज़्यादा हाइप करके ले लेता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के ले लेता है, मैक्सिमाइज कर देता है, और कई बार बहुत ज़्यादा घटा देता है। जैसे मान लो किसी को उसके सीने में दर्द हो रहा है, अब वो उसको एकदम बढ़ा के ले लिया, अब तो ये हार्ट अटैक है, ये एकदम हार्ट अटैक है, अब तो मैं मर ही जाऊंगा। और अगर मान लो पर्सन को सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, अरे वो सोच रहा है अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा गैस की प्रॉब्लम है, तो दोनों ही कंडीशन क्या होती हैं? खराब होती हैं। अब इस उपागम का लक्ष्य क्या है? ये तो बात हो गई कि ये उपागम क्या है और इसमें कौन कौन से समस्या उत्पन्न करने के कारण हैं, मतलब इनका क्या मानना है कि समस्या कैसे उत्पन्न होती है। अब इनके हम लक्ष्य की बात कर लें कि इस उपागम का लक्ष्य क्या होता है। तो संज्ञान में परिवर्तन स्थापित करना, मतलब व्यक्ति के जो चिंतन है, क्योंकि ये क्या मान रहे हैं, ये मान रहे हैं कि सारी प्रॉब्लम्स थिंकिंग से स्टार्ट होती है। तो अगर हम थिंकिंग को ही सुधार दें, थिंकिंग सही कर दें, तो सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सही हो जाएगी। तो इनका पहला फोकस होता है कि व्यक्ति के संज्ञान में परिवर्तन करना। इसके साथ साथ संज्ञानात्मक उपागम का जो लक्ष्य है वो सुव्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से सांवेगिक समस्याओं का उपचार करना होता है और व्यवहार में परिवर्तन स्थापित करना होता है। मतलब सबसे पहले कोशिश की जाएगी कि संज्ञान में परिवर्तन किया जाए, उसके बाद उसकी जो सांवेगिक समस्याएं हैं, जो इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर किया जाए, और इनको जब दूर करेंगे तो उसके बाद फिर उसके बिहेवियर को भी दूर किया जाए। मतलब उसके बिहेवियर में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी दूर किया जाए, उसके व्यवहार को भी परिवर्तित किया जाए। तो ये इनका लक्ष्य होता है। इसके अलावा कुछ अन्य भी लक्ष्य बताए गए हैं। इसमें एक पॉइंट और है कि ये बता रहे हैं कि इसमें जो क्लाइंट होता है,
क्लाइंट भी सक्रिय भूमिका में रहता है। जैसे आप देखें बिहेवियरल अप्रोच में कई बार क्लाइंट को निष्क्रिय बता दिया गया था, लेकिन यहाँ पर क्लाइंट की भूमिका सक्रिय रहती है, मतलब उसको भी एक्टिव रखा जाता है, वो भी इन्वॉल्व रहता है चीज़ों में। यानी कुछ क्लाइंट बताता है चीज़ें, कुछ जो काउंसलर है वो बताता है। अब इसमें कुछ जो अवस्थाएं दी गई हैं उनको देखते हैं लक्ष्य के बारे में। इसमें पहला है क्लाइंट को संज्ञानात्मक मॉडल, संवेग एवं व्यवहार में विचार की भूमिका के बारे में शिक्षित करना है। मतलब इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे। इसमें यह बताया जा रहा है कि संज्ञानात्मक मॉडल में क्लाइंट को संवेग एवं व्यवहार में जो विचार की भूमिका होती है, विचार की, उसके संवेग में, उसके व्यवहार में क्या भूमिका है, उसके बारे में उसको शिक्षा देना। ये किसका काम होता है? ये काम होता है संज्ञानात्मक मॉडल का। दूसरा, इसमें क्या होता है? तो इसमें परामर्शदाता क्लाइंट को संज्ञानात्मक त्रुटियों, स्वतः स्फूर्त विचार, जो अपने आप से, अभी आपने देखा था, अपने आप से जो विचार जनरेट हो जाते हैं, और स्कीमा को चुनौती देने एवं व्यवहार में परिवर्तन की योजना बनाने में सहायता देता है। यानी जो उसके थिंकिंग में प्रॉब्लम हो रही है, उसके सोचने में जो प्रॉब्लम हो रही है, उसमें उसकी हेल्प करता है। जो अपने आप से उसके अंदर विचार उत्पन्न हो जाते हैं और विचार आगे चलकर फिर उसको समस्या देते हैं, उनको दूर करने में कई बार जो स्कीमाज होते हैं, जो पहले से हमारे अनुभव होते हैं, वो भी हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो जाते हैं, तो उनको भी दूर करने में पर्सन की सहायता कौन करता है? परामर्शदाता करता है। नेक्स्ट, क्लाइंट को स्वयं के लिए परामर्शदाता उपचारक बनने हेतु सहायता दी जाती है। इससे देखिए, क्लाइंट को स्वयं के लिए परामर्शदाता या उपचारक बनने हेतु सहायता दी जाती है। मतलब क्लाइंट को कहा जाता है कि आप ये सोचो कि मान लो जो प्रॉब्लम आपकी है, उसी प्रॉब्लम के साथ कोई सेकंड पर्सन आपके पास आया है उसका सॉल्यूशन मांगने के लिए। जैसे मान लो आपका कोई दोस्त है और आपके साथ अभी ये समस्या हो रही है, सेम समस्या किसी और पर्सन के साथ हो रही है, तो उस समय आप उसको क्या सुझाव देंगे? तो ये क्या किया गया? क्लाइंट को ही परामर्शदाता बना दिया गया कि अब आप परामर्शदाता की भूमिका में आओ या उपचारक की भूमिका में आओ और आप बताओ कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। या सेम ये ना बोलकर कि जो समस्या आपकी है, ऐसा ना बोलकर उससे एक ऐसे पर्सन से मुलाकात की जाए या उसी समय एक ऐसा पर्सन आए जो उससे रिलेटेड ही समस्याओं को लेकर आए, और वहाँ पर जो क्लाइंट है उससे कहा जाए कि आप इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें या इसका कुछ सॉल्यूशन बताएं। तो इससे होता क्या है, इससे कई बार जब क्लाइंट कुछ ऐसी बातें बता देता है जिससे हो सकता है कि उसकी खुद की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएं, और फिर बाद में जब ऐसा होता है तो परामर्शदाता कहता है कि तुमने तो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही निकाल लिया। नेक्स्ट है क्लाइंट के विकृत विचारों में दीर्घकालिक लाभ के लिए परिमार्जन उत्पन्न करना। मतलब जो उसके थॉट प्रोसेस में जो डिस्टरबेंस आ गई है, उसको लंबे समय के लिए, मतलब इस तरीके से उसको लाभ देना कि लंबे समय तक उसको ऐसी प्रॉब्लम्स दोबारा ना हो। अब हम बात करते हैं कि इन चीज़ों को अप्लाई करने के लिए जो कॉग्निटिव अप्रोच है उसमें किन किन विधियों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि संज्ञानात्मक परामर्शदाता का कार्य शिक्षक जैसा होता है। जैसे एक शिक्षक कार्य करता है अपने स्टूडेंट्स के लिए, वैसे ही यहाँ पर संज्ञानात्मक परामर्शदाता का कार्य होता है। उसमें अच्छे शिक्षक गुण होने चाहिए जिससे कि वह परामर्शी को संज्ञान, संवेग, शरीर क्रिया और व्यवहार के संबंधों के बारे में शिक्षित कर सके। पहली चीज़ क्या करना है? पहली चीज़ उसके विचारों के बारे में, उसके संज्ञान के बारे में, उसके संवेग क्या होते हैं, उसकी बॉडी फंक्शन क्या है, उसका बॉडी कैसे फंक्शन करता है, उसके बिहेवियर कैसे होते हैं, उनके बारे में उसको सिखाना। जब वो उनको जान पाएगा तो उनके में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आती है, उनको भी वो समझ पाएगा। तो ये सारी चीज़ें किसका काम होता है? ये सारी चीज़ें करना संज्ञानात्मक परामर्शदाता का काम होता है। परामर्शदाता में परामर्शी को अपने विचारों एवं व्यवहार का मॉनिटर बनाने
मतलब उसको ऐसा बनाया जाए कि वो अपने विचारों का, अपने व्यवहारों का खुद मॉनिटर कर सके, और उसके जो औचित्य हैं, मतलब उसकी जो डिज़ायर है, जो चीज़ वो करना चाह रहा है, उसका परीक्षण भी, या उसके बिहेवियर का परीक्षण करने में, तथा जो उसने विकृत या गलत ढंग से कार्य किए हैं उसको कैसे दूर किया जाए, उसके लिए उसके अंदर सामर्थ्य विकसित करना, ये किसका कार्य होता है? संज्ञानात्मक परामर्शदाता का कार्य होता है। फिर जिल मिल्टन ने यहाँ पर कुछ तकनीक के बारे में बताया है, जैसे लागत लाभ विश्लेषण तकनीकी, वास्तविक परीक्षण तकनीकी, क्रमिक अनावृत तकनीकी, गतिविधियों का प्रबोधन, गतिविधियों की अनुसूची तैयार करना, और व्यवहार परीक्षण, बिहेवियर टेस्ट। तो ये सभी चीज़ें इसकी टेक्निक्स में आती हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए आज यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।